डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज़ क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.1 के वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके किस प्रकार से हम स्टेप को ज्ञात कर सकते हैं और उनमें दिए गए प्रश्नों को भी आपने हल करना सीखा। इस वीडियो लेक्चर में आप प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस प्रकार से हमें उनको हल करना है, किस प्रकार से उनको हमें सरल करना है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चंस है और इस पहले क्वेश्चंस में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का आभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसमें आपको 4-5 संख्याएं दिख रही हैं और इन पांचों संख्याओं को आपको आभाज्य गुणनखंड करना है और उसको आभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो पहली संख्या आपकी जैसे कि देख पा रहे हैं, वो पहली संख्या आपके सामने जो है वो है आपका 140। पहली संख्या आपका 140 है। जो दूसरी संख्या आपका है वो 156 है और तीसरी संख्या जो आपको है वो 3825 है, 3825। और चौथी संख्या आपका है 5500 और पांचवी संख्या जो आपका है वो है 7429। तो ये 5 संख्याएं हैं जिन्हें आपको आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। अब डियर फ्रेंड्स, आभाज्य गुणनखंड क्या होता है, आभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो इस पर बहुत ही डिटेलिंग से, बहुत विस्तृत रूप से वीडियो लेक्चर बनाया जा चुका है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। इसमें भी आप सभी सीख जाएंगे किस प्रकार से आभाज्य गुणनखंड किया जाता है। तो सबसे पहले डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आप हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद लिख देंगे आभाज्य गुणनखंड। क्या? आभाज्य गुणनखंड। क्योंकि आप आभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं इसलिए लिख दीजिए आभाज्य गुणनखंड। ठीक है। आभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद जो संख्या दी है उसका आभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ राइट साइड में हमेशा आप संख्या को लिखेंगे, कितना है 140, इस तरह से, और इसमें सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या जो आपका है वो 1 है। 1 का भाग सभी में जाता है इसलिए 1 से नहीं देना है, 2 से देना है। यदि 2 का नहीं जाएगा भाग तो 3 से देना है, 3 से नहीं जाएगा तो 4 से देना है, 4 से नहीं जाएगा तो 5 से देना है, 5 से नहीं जाएगा तो 6 से देना है। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते रहना है। तो सबसे पहले इसमें देखा जाए 2 का भाग जाएगा या नहीं। तो 2 से कोई संख्या कब कटेगी, 3 से कोई संख्या कब कटेगी, 4 से कोई संख्या कब कटेगी। इस प्रकार के वीडियो लेक्चर बन चुके हैं, उसमें रूल्स को बताया गया है कि कोई संख्या किसी से कब कटेगी। उस वीडियो लेक्चर के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो इसको देखा जाए तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आपको भागफल लिखना है, 70 आएगा। फिर 2 से इसमें भाग चला जाएगा, यहाँ पर आपका 35 आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो कितने से भाग जाएगा, क्या 3 का भाग जाएगा, नहीं, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 5 का चला जाएगा। तो यहाँ 5 लिख दीजिए, फिर 5 सते 35। अब 7 से कटेगा और यहाँ आ जाएगा 1। ऐसा कब तक करना है, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक। अब ये जो आया है इसी को आपको यहाँ पर लिखना है। 140 बराबर ये जो लाए हैं इसको लिखना है 2 गुणे 5 गुणे 7। इस तरह से लिख देना, यही आभाज्य गुणनखंड है। इसको आप चाहें तो 2 बार है, इसके ऊपर घात लगा दे, गुणे 5 गुणे 7 कर दें। ये हो गया आपका राइट आंसर। आप चाहें तो ऐसे रहने दें, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आपका आंसर ही है। तो इस तरह से आपको आभाज्य गुणनखंड लिख देना है। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस को, तीसरे क्वेश्चंस को, चौथे को, पाँचवें को, सभी को करेंगे। तो अब यहाँ पर दूसरे क्वेश्चंस को देखा जाए, सभी में आपको हल डालना ज़रूरी है और लिखेंगे आभाज्य
गुणनखंड। ठीक है, आभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले दी गई संख्या का आभाज्य गुणनखंड करेंगे। राइट साइड में हमेशा किया जाता है 156 लिखेंगे, भाग करेंगे। 1 से भाग देना नहीं है, 2 से कट जाएगा। 2 से भाग दिया जाए, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 78 आ गया। अभी 2 का भाग जाएगा, 2 तिया 6 और आपका आ गया 9 दूना 18। अब ये 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दीजिए, 13 तिया 39, फिर 13 से भाग जाएगा, आ गया 1। यहाँ पर लिख दीजिए आपको मिला क्या, 156 बराबर मिला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको आप चाहे तो ऐसे लिख दें, 2 पे घात 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हो गया आपका राइट आंसर। तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत ही आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सभी के आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। आसानी से कर सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए आभाज्य गुणनखंड। आभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले दी गई संख्या का आभाज्य गुणनखंड कीजिए। कितना है, 3000 कितना है, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं 3825। ऐसे आप करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम बात है। ऐसा करेंगे तब भी सही है, ऐसे करें तब भी सही है। इस तरह से आप कर सकते हैं। 2 से देखेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 3 से चेक कर लिया जाता है, 8 और 3 11 और 2 13 5 18, यानी 3 से कट जाएगा। 3 से भाग दे दिया जाए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 7 त्रिक 21, 5 तिहाई 15। 3 से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब फिर से 3 से, तो 2 और 1 3 और 3 और 7 10 और 5 15। 3 से कट जाएगा, 3 से भाग दे देंगे, 3 चौक 12, 3 दूना 6 और आपका आ गया 3 पचे 15। अब चेक किया जाए फिर से 3 से, तो 5 2 7 4 11, यानी 3 से नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। तो 5 से भाग दे, 5 अट्ठे 40, 2 बचा और हो गया 5 को पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 25 हो जाएगा। फिर 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 आ गया। 17 को 17 से काट दे, आ जाएगा 1, यानी 3825 बराबर आपको क्या मिल गया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसको लिख सकते हैं 3 का घात 2 गुणे 5 का घात 2 गुणे 17। ठीक है, तो ये आभाज्य गुणनखंड रूप के व्यक्त हो गया। ठीक, इसी प्रकार से इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चंस यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे आभाज्य गुणनखंड। आभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आभाज्य गुणनखंड के बाद इसका आभाज्य गुणनखंड किया जाए। 505 है, सॉरी 5500, 5005 का आभाज्य गुणनखंड करना है। अब देखेंगे क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नहीं। 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो 5 से इसमें भाग दिया जाए, 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5, इतना आ गया। अब 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं। अब देखा जाए ये संख्या किससे डिवाइड होगा। इस संख्या को देखेंगे अब किससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 से नहीं होगा, 6 से, 7 से, 7 से डिवाइड होगा। तो यहाँ लिख देंगे 7, यहाँ लिखेंगे 7 एकम 7, 3 बचा, 30 हो गया, 7 चौक 28, फिर आपका 2 बच गया, 7 त्रिक 21। अब क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा। 8 से नहीं, 9 से नहीं, 11 से, 11 से हो जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33, और अब ये होगा सीधे 13 से आ गया 1। तो इसका आभाज्य गुणनखंड क्या बना, 5005 का बना 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये हो गया इसका आभाज्य गुणनखंड। इसी तरह से इस संख्या का भी देखेंगे, 5वें का भी देखा जाए आभाज्य गुणनखंड। यहाँ लिखेंगे आभाज्य गुणनखंड, आभाज्य
गुणनखंड, ठीक है। उसके बाद इसका अभाज्य गुणनखंड किया जाए 7429। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। 3 से चेक करते हैं, 9 2 11, 11 4 15 7 22, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से चेक कर लिया जाए, नहीं होगा, 7 से चेक कर लिया जाए, क्या 7 से होगा? नहीं होगा। इस प्रकार से इनको हम चेक करेंगे कि ये किस संख्या से डिवाइड होगा। डियर फ्रेंड्स, इस संख्या को आप चेक करते हुए जाएंगे किस संख्या से डिवाइड होगा, तो ये संख्या होगा सीधे 17 से डिवाइड। 17 से भाग देंगे, 17 चौक के 68, 6 बच गया, हो गया 62, 17 तियाँ 51, तो यहाँ आ गया 3, और उसके बाद आपका बच गया 17 तियाँ 51 और 62 यानी 11, ये हो गया 19, 119, 17 7 119 यानी आ गया 437। अब देखें क्या किससे डिवाइड होगा? 17 से फिर कटेगा? नहीं, अब ये संख्या कटेगी 19 से, तो 19 से भाग देंगे तो 19 दूना हो जाएगा 38, 5 बच गया, 19 तियाँ 57, और ये फिर जो आया 23 आपका सीधे 23 से डिवाइड होगा और किसी से नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्राइम नंबर है, आ गया 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 7429 का अभाज्य गुणनखंड हुआ 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक। तो इस तरह से इनको आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था और आपने इनको व्यक्त किया कि किस तरह से आप इनको आभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। यानी इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं और इन तीनों संख्याओं को आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है और साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। और वो 3 संख्याएं कौन कौन सी है? तो देखेंगे जो पहली संख्या आपका है वो पहली संख्या है 26 और 91, 26 और 91, और आपका दूसरी संख्या जो है वो है आपका 510 और 92, ठीक है। और तीसरी संख्या जो आपका है वो है आपका 336 और 54। ये 3 संख्याएं हैं, इनको आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है और साथ ही साथ ये चेक करना है कि इनका जो गुणनफल होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। इसमें किसी भी विधि का जिक्र नहीं है कि आपको किस विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, तो आप किसी भी विधि से इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को हल डालेंगे और हल डालने के बाद इनका सबसे पहले करेंगे आभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे? आभाज्य गुणनखंड, यानी इनका आभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। आभाज्य गुणनखंड विधि से लिख भी सकते हैं या वैसे डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका आभाज्य गुणनखंड किया जाए तो 26 का करेंगे तो क्या होगा? 2 से काटेंगे, आ गया 13, फिर 13 से ही कटेगा और किसी से कटने वाला नहीं है, ये हो गया। 91 का करेंगे तो आपका 7 से कटेगा, 13 7 91, फिर 13 को 13 से ही काट सकते हैं और किसी से नहीं काट सकते हैं। इनके आभाज्य गुणनखंड को लिखा जाए तो 26 बराबर होगा 2 गुणे 13 और 91 बराबर होगा 7 गुणे 13, ठीक है। पहले इन दोनों संख्याओं का निकालते हैं एचसीएफ, तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ, किसका निकाल रहे हैं? 26 का और 91 का। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वही होता है जो दोनों, तीनों, चारों, पांचों यानी जितनी भी संख्याएं हों उन सभी संख्याओं में कॉमन हो। क्या हो? कॉमन हो। तो देखेंगे इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो 13 हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ इनका हो गया 13। अब हम चेक कर लेते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम भी आपको 26 और 91 का निकालना है,
तो एलसीएम क्या कहता है, जो कॉमन है उसे भी लिखना है, जो नहीं है उसे भी लिखना है। यानी इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी लिखा जाएगा, यानी 2 भी लिखा जाएगा। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, ये भी लिखा जाएगा। और इसमें 13 इसमें नहीं है, सॉरी इसमें है, इसमें भी है, ये भी लिखा जाएगा। यानी एलसीएम में जो है वो भी लिखेंगे और जो नहीं है उसको भी लिखेंगे। देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, लिख लिए। इसमें 7 है, इसमें नहीं है, लिख लिए। इसमें 13, इसमें 13 है, लिख लिए। तो जो है उसे भी लिखिए और जो नहीं है उसे भी लिखिए। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो क्या आएगा, 2 सते, या ऐसे कर ले 13 सते 91, 91 दुना हो जाएगा 2 एकम 2 और 9 दुना 18, यानी 182। जांच क्या करना है, यहाँ पर आपको जांच करना है, ठीक है। जांच क्या करना है, ये जांच करना है कि 2 संख्याओं का, यहाँ लिखना है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये जांच करना है। यानी जब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो उनका गुणा एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होगा या नहीं। तो कर लिया जाए। पहली संख्या आपका 26 है और दूसरी संख्या 91 है। यहाँ पर एचसीएफ देखेंगे तो 13 है और एलसीएम देखेंगे तो 182 है, ठीक है। इन दोनों का गुणा कर लिया जाए। 26 और 91 का गुणा देखा जाए कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 91 में 26 का गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 नवा 54, 2 एकम 2, 2 नवा 18, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, यानी आपको मिल गया 2366 बराबर। इसको डायरेक्टली कर देते हैं। 13 दूना 26 के 6, 13 8 104 और 2 हासिल आपका हो जाएगा 6, 10 बच गया। 13 कम 13 और 10 हो गया 23, यानी 2366। देखेंगे दोनों बराबर आ गया, ठीक है। इस चीज़ की हमें क्या करनी थी, जांच। तो ये हमने जांच कर लिया है कि ये सत्य है, ऐसा होता है, ये 100% फिक्स है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस दूसरी संख्या की। इस दूसरी संख्या को भी हमें निकालना है, क्या, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इनको हम किसी भी विधि से निकाल सकते हैं। हमारे लिए बेटर जो होगा वो होगा आभास गुणनखंड विधि, क्योंकि इस विधि से दोनों निकल जाएगा। अगर किसी दूसरे विधि को निकालेंगे तो 2 बार निकालना पड़ेगा, आभास गुणनखंड विधि से, ठीक है। 510 का आभास गुणनखंड किया जाए, 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब देखेंगे ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 3 से, तो 5 5 10, 2 12, 3 से हो जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। अब देखेंगे ये 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, सीधे 5 से होगा। 5 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा 17 और फिर 17 से करेंगे आ जाएगा 1। ऐसे 92 का भी कर लीजिए। तो 92 का करेंगे 2 से, तो आपका आ जाएगा 4 दूना 8, 6 दूना 12, फिर 2 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 23 और फिर 23 से ही होगा और किसी से नहीं होगा। अब इनके आभास गुणनखंड को लिखा जाए, यहाँ हो जाएगा 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 और 92 का लिखा जाए तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। अब इनका पहले हम निकालेंगे एचसीएफ 510 और 92 का। तो जो एचसीएफ वही होगा जो दोनों में होगा। तो क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस 2 को लिख लेंगे। यहाँ 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 23 है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें नहीं है, इसमें 17, इसमें नहीं है, यानी एचसीएफ आपका 2 होगा। 2 से कोई, 2 के सिवाय और कोई नहीं होगा। अब निकालते हैं एलसीएम, 510 और 92 का एलसीएम। एलसीएम में मैंने कहा कि जो होगा वो भी लिखेंगे, यानी 2 है, 2 भी लिख लेंगे। यहाँ 2 है, इसमें 2 नहीं है, फिर भी लिखा जाएगा। इसमें 3 है, इसमें नहीं है, फिर भी लिखा जाएगा। इसमें 5 है, इसमें नहीं है, फिर भी लिखा जाएगा। इसमें 17, इसमें नहीं है, फिर भी लिखा जाएगा।
है ना। इसमें 23 है, इसमें नहीं है, फिर भी लिखा जाएगा। यानी है तब भी लिखेंगे, नहीं है तब भी लिखेंगे। अब इनका हम गुणा करेंगे, तो गुणा किया जाए तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, और 60 और 17 का गुणा कर लेंगे तो 17 छक्का हो जाता है 102, यानी 1020 हो जाएगा। 17 छक्का 102, 1020, और इसमें 23 का गुणा करेंगे। 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6, 3 शून्य शून्य, 3 एकम 3, 2 शून्य शून्य, 2 दूना 4, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, यानी 0 6 4 3 2, कितना आ गया 23,460। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपको यहाँ लिखना है जांच। जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुणे एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। गुणा कर लेते हैं। पहली संख्या है 510, दूसरी संख्या है 92, और बराबर यहाँ पर देखेंगे एचसीएफ है आपका 2 और एलसीएम है 23,460। पहले इनकी गुणा करके चेक करते हैं। ये तो आसान है, 2 का गुणा कर देंगे आ जाएगा आपका। इसको करके देखते हैं। इसको 510 और 92 का 510 गुणे 92, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 शून्य शून्य, यहाँ शून्य हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9 पचे 45, 0 2 9 6 4, यानी आपका आ गया 46,920। इसमें 2 का गुणा करते हैं। 2 शून्य शून्य, 2 छक 12, 4 दूना 8 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46,920। देखिए दोनों बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एचसीएफ और एलसीएम सही हैं। यदि दोनों का मान बराबर ना आए तो आपने एचसीएफ या एलसीएम को निकालने में कहीं गलती की है, ये 100% फिक्स है, क्योंकि ये फॉर्मूला 100% राइट है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा, दोनों बराबर नहीं आ रहा है, तो आप एचसीएफ या एलसीएम दोनों को चेक करेंगे। किसी में किसी में त्रुटि होगी, गलती ज़रूर होगा। तो इस तरह से आप इनको लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे किस तरह से हमें लगाना है। सेम ऐसे ही लगाना जैसे इसको लगाए हैं। तीसरे क्वेश्चंस में भी यहाँ पर हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे आभास गुणनखंड विधि से। आभास गुणनखंड विधि से, ठीक है, आभास गुणनखंड विधि से। आभास गुणनखंड विधि से देखेंगे इनका आभास गुणनखंड पहले करेंगे। 336 का आभास गुणनखंड कर लिया जाए। 336 का आभास गुणनखंड 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो यहाँ 2 एकम 2 और ये हो गया 13 और 2 छक 12, यहाँ हो गया 8। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 4। फिर 2 से भाग देंगे, यहाँ 4, यहाँ 2। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, यहाँ 1 हो जाएगा। अब जाएगा नहीं, 3 से भाग देंगे 7 और फिर 7 से भाग देंगे 1। ठीक है, इसी प्रकार से इसको करते हैं। 2 से भाग देंगे 27, फिर 3 से भाग देंगे 9, फिर 3 से भाग देंगे 3 और फिर 3 से भाग देंगे 1। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक, इनके गुणनखंड को लिखेंगे। 336 बराबर आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है 1 2 3 4, गुणे 3 गुणे 7। 54 बराबर आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालते हैं HCF कितने का निकाल रहे हैं, 336 और 54 का बराबर लगाएंगे। देखेंगे दोनों में कॉमन कौन है। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लिख देंगे। इसमें 2 है लेकिन अब इसमें 2 नहीं है तो 2 छोड़ देंगे। यहाँ पर देखेंगे 3 है, इसमें भी 3 है तो 3 लिख देंगे। यहाँ 3 है लेकिन अब इसमें नहीं, यहाँ 7 इसमें नहीं है, तो इसका एचसीएफ जो होगा 3 दूना 6 हो गया। एलसीएम को निकालते हैं। एलसीएम 336 कामा 54 बराबर। एलसीएम में देखेंगे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लिख लेंगे। लेकिन इसमें 2 अभी 3 बचा लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी लिखेंगे, उन 2 को भी लिख लेंगे। ठीक है,
यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, लेकिन इसमें कितना है, एक ही बार, इसमें 2 बार है, तो 2 बार वाला लिखेंगे और गुणे यहाँ 7 है, 7 लिख देंगे। ठीक, इस बात को ध्यान रखना है कि एलसीएम में वो सभी संख्याएं लिखी जाती हैं जो कॉमन हो वो भी लिखी जाएंगी, जो कॉमन नहीं हो वो भी लिखी जाएंगी। ठीक, इनका गुणा करते हैं। गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48 और 7 3 21, यानी 48 गुणे 21 कर लेते हैं। 8 एकम 8, 4 एकम 4, 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, 8 6 4 10 के 0, 9 1 10, यानी आपको मिल गया 1008। ये आ गया इसका एलसीएम। अब जो जांच करना उसकी जांच करेंगे। यहाँ लिखेंगे जांच और लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणा किया जाए। पहली संख्या है 336 गुणे दूसरी संख्या है 54। एचसीएफ आपका 6 है और एलसीएम आपका है 1008। 336 और 54 का गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पर 336 गुणे 54, 4 6 24 के 4, 4 3 12 2 14, 4 3 12 और 1 हासिल हो जाएगा 13, 6 5 30 के 0, 3 5 15 3 18, 3 5 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 हो जाएगा, 1 हासिल 8 हो गया, यहाँ 1, यानी आपको मिला कितना देखेंगे 6 54 और 36 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी यहाँ पर 6 चौक 24, 4 3 12 2 14 और 4 3 12, 1 हासिल 13 हो गया, 6 5 30 के 0 हो गया, 5 3 15 3 18 हो गया, 5 3 15 1 16 हो गया, जोड़े इतना आ गया, कितना 18,144। और जब हम इसको गुणा करेंगे 18,144 आया, और जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारा गुणा ज़्यादा आएगा, 8 6 48, 10 6 60, ठीक है, यानी आपका हमारा आ जाएगा 6048। इसका मतलब ये है कि हमने एलसीएम या एचसीएफ को निकालते समय पर कहीं गलती की है, ठीक है। तो जब आप कहीं गलती करेंगे तो दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आएगा, और यदि आप गलती नहीं किए हैं तो दोनों का वैल्यू बराबर आएगा। तो इस बात को हम चेक करेंगे गलती किए कहाँ पर। तो देखिए इसको हम पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ 13 हो गया, 6 दूना 12, 2 8 16, 2 से काटे 8 4 हो गया, फिर 2 से काटे 42 हो गया, फिर 2 से काटे 21 आया, फिर 3 से काटे 7 आया, यानी राइट ये लिखा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 गुणे 7। इसको देखते हैं 54 को, तो 2 से काटे 27, फिर 3 से काटेंगे 9, फिर 9 को 3 से काटेंगे 3 और फिर आ गया, ये सही है, यानी यहाँ 2 गुणे 3 गुणे 3, ये भी सही है। अब हम बात कर लेते हैं गड़बड़ी हुई कहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं एचसीएफ में जो कॉमन होगा वही लिखेंगे। यहाँ 2 है, यहाँ 2, तो 2 लिखे, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, 3 लिखे, यानी 3 दूना 6 सही है। एलसीएम में चेक करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो ज़्यादा बार होगा उसको लिखेंगे। 1 2, तो 1 2 लिखे, गुणे 7 किए। गुणा को चेक करते हैं, 3 दूना 6, ये राइट है, इसको चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48 और आपका 7 3 21, यानी 48 गुणे 21 किए। 8 एकम 8, 4 एकम 4, 8 दूना 16, 9 दूना 18 1 19, सही है। 8 लिखिए, 6 4 10 लिखे और 9 1 10 लिखे, यानी ये भी सही है, तो जोड़ा गया। अब अगर इसको हम गुणा कर रहे हैं तो देखिए 8 6 48 हो जाएगा और 6 0 0 हो जाएगा और 6 एकम 6 हो जाएगा, यानी 6048 आ रहा है। इसका मतलब अभी भी कहीं पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, इस बात को आपको चेक करना है। अब डियर फ्रेंड्स, जब तक आपको राइट आंसर नहीं मिल जाता है तब तक आप उसको चेक करेंगे, ठीक है। तो जब आप चेक करेंगे तो चेक करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इसमें 3 जो है 3 बार है और हमने यहाँ पर 3 2 ही बार लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर 3 और होना चाहिए, 3 गुणे 7 होना चाहिए, यानी ये जो 1008 है ये 1008 नहीं होगा, इसमें 3 का गुणा करके फिर से लिखना पड़ेगा। ये 3 एक छूट रहा है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 3 1 बार है, तो हमें 3 को 3 बार लिखना है। तो 8 3 आपका हो जाएगा 24 और 3 0 0, यहाँ आ जाएगा 3। अब गुणा कर लेते हैं, 6 चौक 24 के 4, 4 3 12 और 2 आपका हो जाएगा 6 दूना 12 और 2 14 हो गया, 6 3 18, ये देखिए आपका आ गया। तो यहाँ पर अगर आप कहीं भी छोड़ेंगे
तो आपका आंसर जो होगा वो कभी नहीं आ सकता है। इस क्वेश्चन से आपका सिद्ध हो गया है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम दोनों का मान वैल्यू, दोनों का वैल्यू जो होता है वो बराबर होता है, बट आपके एचसीएफ और एलसीएम दोनों सही होने चाहिए। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा है आभास गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया है एचसीएफ और एलसीएम निकालने के, उसी विधि पर इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। और इसमें 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या जो आपका है वो है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। और दूसरी संख्या जो आपका है वो है 17, 23 और 29। और तीसरी संख्या जो आपका है वो है 8, 9 और 25। इन संख्याओं को आपको एचसीएफ और एलसीएम आभास गुणनखंड विधि द्वारा बताना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। बट यहाँ पर आपको ये जांच नहीं करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, इसको नहीं जांच करना। तो बहुत आसान है, अभी मैंने आपको बताया है, वैसे सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा है हल डालना, लिखना आभास गुणनखंड विधि से, आभास गुणनखंड विधि से, आभास गुणनखंड विधि से सबसे पहले इनका आभास गुणनखंड कर लिया जाए। 12 का करेंगे, 2 से भाग देंगे 6, फिर 2 से भाग देंगे 3, फिर 3 से भाग देंगे 1। 15 का कर लिया जाए, 3 से भाग देंगे 5, फिर 5 से भाग देंगे 1। 21 का कर लिया जाए, ठीक है, 3 से भाग देंगे 7 और फिर 7 से भाग देंगे 1। इनके आभास गुणनखंड को लिखा जाए 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 बराबर 3 गुणे 5 और उसके बाद 21 बराबर 3 गुणे 7। इनका एचसीएफ निकाला जाए, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एचसीएफ। किसका निकालना है? 12 का, 15 का, 21 का। और इसका एलसीएम निकालना है, किसका निकालना है? 12 का, 15 का, 21 का। ठीक है, तो मैंने भी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2 में कि एचसीएफ वही होता है जो कॉमन हो। तो इसमें देखा जाए ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में हो। तो जब कोई संख्या नहीं होगा तो उसका एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। क्या होगा? 1। जब कुछ ना हो तो 1। ठीक, एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 बार है तो 2 बार लिख लेंगे 2 को। इसमें 3 एक बार, इसमें बार, तो 1 ही बार लिखा जाएगा। इसमें 5 है और इसमें 7 है। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 7 पचे 35, 35 तिया होता है 105, 105 दूना 210 और 210 दूना 420, यानी ये हो गया। बस यही आपका हो गया आंसर, और इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका राइट आंसर है। इसी प्रकार से इसको कर लेते हैं। इसको भी करना है आभास गुणनखंड विधि से। यहाँ लिखेंगे आभास गुणनखंड विधि से, आभास गुणनखंड विधि से, आभास गुणनखंड विधि से। ठीक है, किया जाए। 17 को करेंगे, 17 से ही कटेगा, 1 आएगा। 23 को करेंगे, 23 से ही कटेगा, 1 आएगा। 29 को करेंगे, 29 से ही कटेगा, 1 आएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, किसी और से कटने वाले नहीं हैं। इनके लिख लिया जाता है। तो 17 का लिखेंगे तो क्या होगा? 17 गुणे 1। 23 का लिखेंगे तो क्या होगा? 23 गुणे 1। 29 का लिखेंगे तो क्या होगा? 29 गुणे 1। अब इनके एचसीएफ को निकाल लेते हैं। एचसीएफ 17, 23, 29। और इनके एलसीएम को निकाल लेते हैं। 17, 23, 29। देखिए तीनों में कॉमन 1 है। जब कुछ ना मिले तो 1 आपका एचसीएफ होगा हमेशा। और एलसीएम में क्या होगा? 17 गुणे 23 गुणे 29। इन तीनों का गुणा कर लीजिए, जो आएगा आपका एलसीएम होगा। देखिए 17 और 23 का गुणा करेंगे तो देखिए 17 × 51 के 1 हो जाएगा, और 17 दूना 34 और 5 आपका हो जाएगा 39।
और गुणे यहाँ 29 है। अब 391 में 29 का गुणा कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 9 81 की 1 और 9 त्रिक 27 8 35, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 1 7, 9 3 8 5 13 के 3 7 3 10 1 11, इतना आ गया, यानी 11,339 ये होगा इसका एलसीएम। ठीक है, इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद लिखेंगे आभास गुणनखंड विधि से। आभास गुणनखंड विधि से, आभास गुणनखंड विधि से। आभास गुणनखंड किया जाए 8 का 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से 2 आएगा, फिर 2 से 1, 9 का 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, फिर 3 आएगा 1 आ गया, 25 5 से कटेगा 5, फिर 5 आएगा, फिर 5 से काट देंगे 1, यानी लिखा जाए 8 बराबर होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 9 बराबर होगा 3 गुणे 3, और 25 बराबर होगा 5 गुणे 5। एचसीएफ निकालते हैं, HCF 8 का 9 का 25 का, और एलसीएम भी निकालना है 8 का 9 का 25 का। ठीक है, देखेंगे एचसीएफ में जो सभी में होगा वही लिखेंगे, कोई नहीं है तो 1 होगा। एलसीएम में इसमें 2 3 बार है लिख लेंगे, इसमें 3 2 बार है लिख लेंगे, और इसमें 5 2 बार है लिख लेंगे, यानी जो है सबको लिख लेंगे। गुणा करते हैं, 5 25, 25 तियाँ 75, और 75 तियाँ अगर आप करेंगे तो आपका आएगा 225, और 225 दुना करेंगे तो आपका आएगा 450, और 450 दुना करेंगे तो आपका आएगा 900, और 900 दुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 1800, यानी ये हो गया आपका एलसीएम। गुणा करने में त्रुटि हो सकती है, आप गुणा करके चेक कर सकते हैं, ये आपके राइट आंसर होंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 कि किस प्रकार से हम इसको आभास गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करेंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। कह रहा है एचसीएफ 306, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कामा 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको एलसीएम बताना, एचसीएफ दिया गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 डाल दीजिए और उसके बाद हल डाल दीजिए, और हल डालने के बाद लिख दीजिए दिया है। ठीक है, दिया है, जो दिया है उसको लिख देंगे। क्या दिया है? दिया है एचसीएफ 306 कामा 657, इनका एचसीएफ जो दिया है 9 दिया है, और इनका एलसीएम आपको बताना है, यानी इनका एलसीएम कितना होगा ये आपको बताना है, इनका एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो अगर हमें इनका एलसीएम लिखाना है तो यहाँ लिख देंगे एलसीएम 306, यहाँ पर 306 लिखना है, 306 गुणे 657 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं कितनी हैं? 306 गुणे 657, और बटे आपका एचसीएफ हो जाएगा यानी 9। अब चेक कर लेते हैं, इसमें कोई कट जाएगा तो काट देंगे। तो इसको देखिए, यहाँ से काटा जाए 9 सत्ते 63, 2 बचा 9 त्रिक 27। ठीक है, गुणा कर लेंगे 73 और 306 का गुणा, तो यहाँ कर लेते हैं 306 में 73 का गुणा, 3 छक 18, 3 त्रिक का 9, 7 छक 42, 7 त्रिक 21, जोड़ेंगे 8, 2 1 3, 9 4 13, 1 1 2, और यहाँ पर 2, यानी आपको मिल क्या गया 22,338। ये होगा इनका एलसीएम। बस आसान है, ये फार्मूला याद रखिएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ, एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एलसीएम। इसी पर रख देंगे, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर सेकंडों में आपको मिल जाएंगे।
डियर फ्रेंड्स, आपके सामने प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। कह रहा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, 0 पर समाप्त यानी कोई एक संख्या है 6 और इसकी घात n है। n मतलब पता नहीं है। पता नहीं मतलब 1 है कि 4 है कि 5 है कि 10 है कि 20 है कि 50 है, कितना नहीं है। यानी इस एक का वैल्यू कितना, n का वैल्यू कितना है ये अननोन है, यानी अज्ञात है, ये पता नहीं है कि n का वैल्यू कितना है। कह रहा है क्या बताइए कि अगर n का कोई वैल्यू ऐसा रख दिया जाए जिस पे जब इसको सरल किया जाए, खोला जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, घातीय रूप में, जब इसको घात रूप से हटाया जाए तो जो संख्या बनेगी वो 0 अंक पर समाप्त होगी, यानी उसका इकाई का अंक 0 होगा। इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। तो डियर फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, कोई भी संख्या यदि उसके इकाई का अंक 0 है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी, यानी 5 से विभाजित होगी, यानी उसमें 5 का भाग जाएगा। यदि कोई संख्या 0 इकाई अंक पर समाप्त होती है तो उस संख्या में 5 का भाग जाएगा। तो देखा जाए क्या इस संख्या में 5 का भाग जाएगा, यानी ये संख्या यही है 6। अगर 6 के गुणनखंड किया जाए तो बनेगा 2 गुणे 3, यानी इसमें कहीं 5 का गुणनखंड नहीं है। 5 का गुणनखंड नहीं है। तो जब 5 का गुणनखंड नहीं है तो ये संख्या 0 अंक पर समाप्त नहीं हो सकती है। अब इसको आपको भाषा में लिखना पड़ेगा। आपको बात समझ में आ गया होगा कि n का पावर जो है अननोन है, यानी पता नहीं है कितना है। लेकिन कह रहा कि अगर n का कोई ऐसा वैल्यू रख दिया जाए, ऐसा कोई मान हो सकता है कि जब इसको एक्सपेंड किया जाए तो जो संख्या बनेगी वो 0 अंक पर समाप्त होगी। क्या ऐसा हो सकता है? तो कोई भी संख्या 0 अंक पर समाप्त तभी होगी जब वो संख्या 5 से विभाजित हो, और यदि वो 5 से विभाजित नहीं हो रही है तो 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। तो इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो बन रहा है 2 गुणे 3, यानी इसमें 5 नहीं आ रहा है। अगर इसमें 5 आए तो निश्चित है कि होगा, और यदि 5 ना आए तो निश्चित है नहीं होगा। तो इसको भाषा में लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट के माध्यम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाया जाएगा जिसमें उस भाषा को लिखा जाएगा कि उस भाषा में लिखना क्या है। आपके सामने प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा व्याख्या कीजिए, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी ये बताना है कि ये भाज्य संख्याएं हैं क्यों। अगर भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो बहुत ही इजी है, इसको आप आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 डालेंगे और हल डाल देंगे, और हल डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको मान लेना है। क्या मान लेना है? माना कि जो ये संख्या ये के बराबर है, यानी 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस आपका जो 13 है ये a के बराबर है। अब थोड़ा सा इसको हल करते हैं। इसमें देखेंगे तो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, 13 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ होगा 7 और यहाँ होगा गुणे 11 और प्लस यहाँ हो जाएगा 1। हल कर लेते हैं तो यहाँ होगा 13 और यहाँ होगा 11 सत्ते 77 प्लस 1। थोड़ा और सरल करते हैं तो ये 13 गुणा 77 1 78 बन जाएगा। इसके 2 गुणनखंड बने, यानी ये जो संख्या है ये 2 गुणनखंड है। लिखेंगे यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं, यानी किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड हैं, ठीक है, तो वो भाज्य संख्या हो गई। इसके 2 से अधिक गुणनखंड भी आप बना सकते हैं। देखिए 78 इसको तोड़ेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये लिख देंगे यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं, या इसके 2 से अधिक गुणनखंड भी हो सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो संख्या लिखा है इसको भी मान लेंगे। माना इसको b बराबर मान लेंगे
तो b बराबर ये देखेंगे कितना है, 7 गुणे, यहाँ पर 7 गुणे बनाना है, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये संख्या है। अगर इसमें देखेंगे तो ये 5 सभी में कॉमन है, तो 5 निकाल लेंगे, तो यहाँ बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 5, और जब इनकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 1008 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 और गुणे ये हो जाएगा 1009। तो यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं या 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इनको यहाँ पर लिख दीजिए कि ये यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको हल करने के बाद यह एक भाज्य संख्या, इसके 2 गुणनखंड हैं, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड, यहाँ भी लिखेंगे यह एक भाज्य संख्या क्योंकि इसके 2 गुणनखंड हैं। इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस को आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लिखा हुआ किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है और उसके चारों ओर इस प्रकार का वृत्ताकार पथ बना, यानी वृत्ताकार जो रास्ता ऐसा है, ठीक है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। तो यहाँ पर लिखते चलते हैं, 7 क्वेश्चंस है, 7 नंबर डाल देंगे, हल डाल देंगे और लिखेंगे वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में, वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय, यहाँ लिख दे रहे हैं नीचे, सोनिया को लगा समय कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी रवि भी एक है जो इसका चक्कर लगाता। पुनः लिखेंगे यहाँ पर वृत्ताकार, यहाँ पुनः शब्द बढ़ा सकते हैं, पुनः वृत्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय, रवि को लगा समय, इसको कितना लगता है? 12 मिनट, 12 मिनट। ठीक है, आगे समझिएगा। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी एक ही स्थान, बात समझिएगा। सपोज डेट, मान लीजिए ये स्थान है और सेम टाइम है, यानी दोनों का समय भी सेम है। इस स्थान से शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब इसी दिशा में मान लीजिए दोनों जा रहे हैं। प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितना समय दोनों को लगेगा कि फिर ये उसी पर आ जाएंगे, इसी बिंदु पर, यानी कितने समय बाद फिर से इसी बिंदु पर आ जाएंगे, इसको आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि दोनों को एक साथ एक ही स्थान और एक ही समय, यहाँ लिखिए दोनों को एक साथ एक ही स्थान और एक ही समय एक ही समय, दोनों को एक साथ एक ही समय, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलने पर एक साथ मिलने में लगा समय या लगा समय, चलने पर लगा समय। ठीक है, सीधे लिख रहा हूँ, लगा समय।
जब भी कहीं ऐसी स्थिति या ऐसी कंडीशन बने तो ध्यान रखिए जो संख्याएं दी गई हों उनका आप एलसीएम निकाल लीजिए, यानी इनका एलसीएम निकालिए। क्या निकालेंगे? 18 और 12 का एलसीएम। 2 से काटेंगे 9 आएगा, यहाँ 6 होगा, फिर 2 से काटेंगे यहाँ 9 ही होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे यहाँ 3 और फिर यहाँ 1 और फिर 3 से काट देंगे 1। यहाँ लिख देंगे LCM 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, गुणा कर लेते हैं। 3 त्रिक का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, यानी 36 मिनट लगेगा। दोनों को एक ही स्थान, एक ही समय पर और एक ही दिशा में चलने पर अगर वो प्रारंभिक बिंदु पर पुनः पहुंचेंगे तो उनको 36 मिनट लग जाएगा। कितने मिनट? 36 मिनट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में आपने प्रश्नावली 1.2 कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 1.2 में दिए गए हर एक क्वेश्चंस को आपने समझा कि किस तरह से आप इनको हल कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज का वीडियो लेक्चर इतना ही, धन्यवाद।